हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग जैसा कि पहले बताया है कि बातचीत कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक मैथमेटिक्स डेवलप की है जिसमें ये कहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे, मान लो ये मीन पोजीशन है, इससे एक बार दाएं जाता है एक्स डिस्टेंस पर, फिर बाएं जाता है एक्स डिस्टेंस पर, जो कि मैक्सिमम दूरी ए है इधर लेफ्ट साइड में और ए है राइट साइड में। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है ए टाइम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर आपके पास ये जो टर्म है इसे आपको कहा जाता है फेज टर्म। इसे आप फेज टर्म कहते हैं। फेज टर्म क्या बताता है कि एट एनी टाइम टी आपको बताता है कि किसी टाइम टी पर क्या पोजीशन है, आपका जो पेंडुलम है उसकी किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर कहाँ उसकी स्थिति है, इसको समझाने वाला टर्म फेज है। यानी कि फेज स्थिति को बताता है किस जगह पर है। ठीक है। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जो है वो हमें बताता है कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आपका जो मास था, ये जो बॉब है, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर जा रहा है। क्योंकि x हमेशा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बताया जाता है। इंस्टेंट मतलब होता है क्षण पर, तो इसीलिए हम क्षणिक कहते हैं, यानी कि किसी क्षण विशेष पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इसका नाम होता है। इस अंग्रेजी को याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भाई इसका हम लोग नाम रखते हैं। अब देखें यहाँ पर, तो ये तो हमने जान लिया x की ये वैल्यू है और ये हमारा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। क्या हम इस फॉर्मूले से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं? तो अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट इसका के मास m है इन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमें बच्चों कैलकुलेट करना है। ठीक है, चले कैलकुलेट करते हैं। तो आप कहोगे कि गिवन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिवन द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एज, गिवन द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एज, क्या होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता है। ठीक है। आपका मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, आपको मालूम है वेलोसिटी बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द वेलोसिटी। सो आप लिखोगे, सो डिफरेंशिएट करिए। आप किसको डिफरेंशिएट करिए? सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के साथ आप भाई इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो आप करोगे dx बाई डी टी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी v की। तो जब आप d बाई डी टी किसको करने वाले हो? आप d बाई डी टी करने वाले हो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को। तो देखो a तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड बाहर निकल आएगा। और जब साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। और d बाई डी टी किसका हो जाएगा? इस ओमेगा टी प्लस फाइव का। फाइव कांस्टेंट है, टाइम भी आपका कोई पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो आपके पास dx बाई डी टी को लिख दोगे v a, और यहाँ से क्या आ जाएगा? cos ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओमेगा बचेगा और dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, और फाइव चूंकि कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशिएशन आपको 0 दे देगा। तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस इज द रिलेशन फॉर व्हाट? दिस इज द रिलेशन फॉर द वेलोसिटी। आपकी जो वेलोसिटी आने वाली है, आप जो वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में आपका a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, लेकिन वेलोसिटी के फॉर्मूले में कॉस आ जाता है। और साइन और कॉस के व्यवहार में 180 डिग्री का अंतर होता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर x में साइन का होना
और वेलोसिटी में कॉस का होना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अपोजिट फेज डिफरेंस का रिलेशन है। और ये चीज़ हम ग्राफ में देखेंगे तो आपको बहुत ही बेसिक लग रहा है सर ये क्या है, तो सिंपल से वेलोसिटी आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। बिल्कुल मैंने सिंपल से डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन इस डिफरेंशिएशन के अंदर एक बहुत अच्छी फिजिक्स की इनसाइट जुड़ी है, जिसको कि हम लोग आगे करेंगे। एक चीज़ और है, ऑल्सो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल्सो एज एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तो भाई हमने पहले प्रूफ कर दिया है, यहाँ भी इसको लिखा है। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख ले रहा हूँ ताकि आपको पहचान रहे कि अलग चीज़ है, ये आपका डिफरेंट है। अब हम अपनी प्रूफ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जो कि फेज का टर्म है, ये कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए लिख सकते हो। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि एक फार्मूला लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का एल एल अपॉन के, ये होता है साइन का फॉर्मूला, ये होता है कॉस का फॉर्मूला, ये होता है टेन का फॉर्मूला। इसका मतलब है साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो समझ गया होगा, अंग्रेजी मीडियम का है तो लंब मतलब लेंथ होती है, आधार मतलब बेस होता है, और के मतलब हाइपोटेनस होता है। तो अब आप सोचो कि आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल पे लागू होता है। इसका जो एंगल है ये है ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का मतलब लंब बटे कर्ण। तो x किसकी जगह पर है, लंब की जगह पर, और a किसकी जगह पर है, कर्ण की जगह पर। तो आप इसको l कह दोगे, इसको a कह दोगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपको मालूम है कि a स्क्वायर जो होता है वो होता है l स्क्वायर, और इसको हम कोई क्वेश्चन मार्क लगा दें तो l स्क्वायर प्लस इस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप लिख सकते हो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई गड़बड़ी, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हो। सो आप लिख सकते हो ऑल्सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ऑल्सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो कितना आ जाएगा, वो होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बच्चा आपका क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और कर्ण कितना है, ए। तो इस तरह से आप एक बहुत ही खास बात देखो, आपने इस पूरे फॉर्मूले में कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकाल ली है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस ऐसा आपने देखा है कि वेलोसिटी बराबर होता है ओमेगा टाइम ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा ए और कॉस की जगह पे रखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए कैंसिल कर गया, तो आपका जो वेलोसिटी है वो हो गया ओमेगा टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पर इस चीज को आपके साथ डिस्कस बाद। अब बच्चों हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका कि नाम है एक्सेलरेशन, जिसका कि नाम है एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको मालूम है कि जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा टाइम ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, the acceleration is what, dv by dt, this is called the acceleration। अब एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखेंगे ए एन, चूंकि ए को हम एम्पलीट्यूड मान चुके हैं, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी टी करना है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर से आप डिफ्रेंशिएट करोगे ओमेगा टी प्लस फाइव को। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव,
और यहाँ से इस जगह से डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सिर्फ आपका ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे ओमेगा, और ये ओमेगा पहले से मौजूद ओमेगा क्या करेगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इस तरह से आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर निकल आएगा। अब एक चीज़ देखो, अब हम यहाँ पर जल्दी से 3 रिलेशन लिख लेते हैं। एक्स लिखा था आपने ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। वेलोसिटी लिखा था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, और एक्सेलरेशन आप लिख रहे हो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। आप पहला रिलेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में साइन और कॉस का अंतर है, यानी 180 डिग्री के फेज का अंतर है। और अगर आप x और a को देखो तो यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी है, लेकिन एक माइनस आ गया है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है उसमें एक माइनस दिख रहा है, और ये माइनस किसके, साइन वाले फैक्टर के, साइन वाला फैक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर है उसके अपोजिट दिख रहा है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इसको मैं रोक रहा हूँ, अभी आगे हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों चीज़ें हैं। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो 3 बातें बच्चों हम लोगों ने की है कि डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स कैसे अपोजिट होता है, और कैसे कहाँ कहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, कहाँ कहाँ वेलोसिटी मिनिमम होती है, ये सारी बातें बच्चों हम लोग यहाँ पर अभी करेंगे। फिलहाल के लिए हम बात करने जा रहे हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ particle in simple harmonic motion. This is a very important topic, again a very important topic, all topics are very important. तो यहाँ पर आप लिखोगे, हमारा हेडिंग है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उस समय उस बॉडी का टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे और फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस बारे में बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे हम शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अंडर SHM is given as x is equal to a sin omega t plus 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ पर ऐसे लिखें, इसको एक ग्राफ के रूप में बनाना चाहें तो आप इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। जब मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये ऐसा पेन है तो थोड़ा सा। ये हो गया हमारे पास इस तरह ग्राफ। नाउ दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से आपका ग्राफ है। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये आपका x का है, और ये जो हिस्सा है ये आपका t का है, ओमेगा t का भी मान सकते हैं। और ये जो पूरा दिख रहा है दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये a वैल्यू है और ये माइनस a है, ये भी a है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बट ये ऐसा ही है। तो यहाँ पर आप देखो कि समय के साथ जब ऑसिलेशन हो रहा है तो आप एक चीज़ देख रहे हो, इस पॉइंट O से लेकर के इस पॉइंट O ले लो, P कर लो, Q कर लो, OPQ। O के बाद पहले क्या हुआ, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, फिर नीचे गिरा, P पे आया, P के बाद निगेटिव डायरेक्शन में गया, फिर Q पे आया, और यहाँ पर पूरा एक साइकिल पूरा हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिला करके एक आपका साइकिल पूरा हो रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर अगली सेकंड साइकिल चल रही है। तो आपने देखा कि इतनी वेव जो मैंने बनाई है ये असल में 2 साइकिल हैं, और दूसरी साइकिल एग्जैक्टली पहली साइकिल का हमशक्ल है, रिपीटिशन है, मिरर इमेज है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों कि आप जब इस वेव को बना रहे हो तो आप एक साइकिल्स को बार बार रिपीट कर रहे हो। अब एक्स एक्सिस तो टाइम की है, तो मेरा सवाल ये उठता है कि आखिर कितने समय में एक साइकिल पूरी होती है। तो जितने समय में ये एक साइकिल पूरी होती है उसी समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं।
तो एक साइनोसॉइडल वेव में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव साइकिल को पूरा होने में, यानी एक कंप्लीट साइकिल क्या होती है? एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल का सम। जैसे अगर मैं बनाऊं अलग से, तो अगर एक बार ये आपकी पॉजिटिव साइकिल हुई और एक बार आपकी नेगेटिव साइकिल पूरी हुई, तो इस पॉजिटिव साइकिल को होने में कुछ समय लगा, उसके बाद इस नेगेटिव साइकिल को होने में कुछ समय लगा। तो शुरू से लेकर के इस बिंदु तक आने में जितना समय लगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ इसका टाइम पीरियड आ गया। तो ये जो एक साइकिल में जो टाइम लग रहा है, इस एक साइकिल को होने में जो टाइम लगता है, उसी को आप टाइम पीरियड कहते हो, या पीरियड भी सिंपली एक बार में कह दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें हम यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द ड्यूरेशन मतलब समय अंतराल, द ड्यूरेशन आफ्टर विच the oscillation object the oscillation of object the oscillations of object repeated its periodic motion is called the time period of simple harmonic motion. तो द ड्यूरेशन, वो समय अंतराल, जिस समय अंतराल के बाद, तो वो समय अंतराल देखो मैं यहाँ पे फिर आपको, सो द ड्यूरेशन आफ्टर विच द ऑसिलेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑसिलेशन तो लगातार चल रहे हैं, तो जब वो ऑसिलेशन अपने आप को रिपीट करें, जितने समय बाद एक ऑसिलेशन फिर से अपने आप को रिपीट करता है, रिपीटेड इटसेल्फ, मतलब अपने आप को जब रिपीट करता है, तो उस समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहाँ से चली, सपोज जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चला किसी टाइम पॉइंट 1 से चला किसी टाइम t1 पर, ठीक है, और फिर वो यहाँ से आगे बढ़ा, ये कोई उसकी सपोर्ट ऐसा करते हैं, जस्ट मिनट मान ले, जैसे मान लो एक पेंडुलम था, फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम था, तो मान लें एक पेंडुलम इस तरह से था, इसको हमने यहाँ से ऑसिलेट करना शुरू किया, तो किसी टाइम ये यहाँ पे था t1 पर, फिर यहाँ तक पहुँचा इस पोजीशन पर, इसे कहेंगे पोजीशन नंबर 2। तो पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक जाने में उसको कितना टाइम लगा? t1। उसके बाद वो पोजीशन नंबर 2 से वापस लौटता है, तो टाइम कितना लगा? t2। फिर वो यहाँ से इस नई पोजीशन पे जाता है लेफ्ट में पोजीशन नंबर 3 पर, और यहाँ टाइम लगता है t3, और फिर से वापस लौट के अपनी पोजीशन नंबर 1 पे आने में कितना समय लगता है? t4। तो जब ऑब्जेक्ट 1 से गया 2, 2 से गया 1, फिर 1 से गया 3, फिर 3 से आया 1, तो इस दौरान इसने एक साइकिल पूरा किया। तो कितना टाइम लगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ये सारे टाइम मिल करके क्या बनाएंगे? कैपिटल T, जिसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसे ग्राफ पे बनाएं, तो मान लो पोजीशन नंबर 1 थी, यहाँ से गया इस पोजीशन पर, पोजीशन नंबर 2 है, फिर वो आया पोजीशन नंबर 1 पे, इस लाइन 1 को है तो फिर 1 पे आया, 1 के बाद वो पोजीशन नंबर 3 पे गया, 3 के बाद वापस से पोजीशन नंबर 1 पे आया। ठीक है, इसने पूरा चक्र पूरा किया है। तो अब अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर उसका एंगल 0 है, यहाँ पे एंगल π/2 है, यहाँ पे एंगल आपका पाई है, यहाँ पे एंगल 3π/2 है, और यहाँ पे एंगल 2π है। तो ये जो पूरा चक्र है, इसलिए इसको 2π मतलब एक पूरा साइकिल है। तो जैसे आपका एक सर्किल है, कोई मान लो एक सर्किल है, तो सर्किल पार्टिकल यहाँ था पोजीशन नंबर 1 पे, इस जगह पे पहुँचा पोजीशन नंबर 2, यहाँ पहुँचा पोजीशन नंबर 3, सॉरी ये पोजीशन नंबर 1 ही है अपोजिट डायरेक्शन में, फिर पोजीशन नंबर 3 और वापस से पोजीशन नंबर 1। तो इस दौरान कितना चक्र पूरा हुआ? 2π का साइकिल यहाँ पर पूरा हुआ है। तो इस तरह से
एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जहां से चला है ऑब्जेक्ट फिर से वहीं पहुंचने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब ये जो कंप्लीट साइकिल होता है इसको हम 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है, देखो अगर आप देखो इस एंगल को देखो, जब पोजीशन नंबर 1 थी वही पोजीशन नंबर 1 फिर 2 पाई के बाद फिर से मिल गई। मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो पोजीशन नंबर 1 था, फिर वो एक चक्र पूरा करता है तो फिर से उसी पोजीशन नंबर 1 में आ जाता है। यानी थीटा के बाद 2 पाई जोड़ दोगे तो फिर से वही पोजीशन नंबर 1 आ गई। आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ जानते हो क्या, कि कोई ऐसा फंक्शन जानते हो जहां पर उसको बार बार जब जैसे थीटा हो और फिर 2 पाई के बाद फिर थीटा आ जाए? तो मैं कहूँगा हाँ, आप एक चीज़ जानते हैं। आपको मालूम है कि अगर साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू वही होती है जो साइन थीटा प्लस 2 पाई की होती है। ये बात हम सबको मालूम है, ठीक है ना। ये बात हम सबको मालूम है कि साइन थीटा वही होता है जो थीटा प्लस 2 पाई होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को फिर से जस की तस रिपीट करना शुरू कर देता है। सो अब इस लॉजिक को हमें फॉलो करना है। तो इन एसएचएम द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ साइन फंक्शन, द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ साइन फंक्शन सजेस्टेड दैट, क्या करेगा, साइन फंक्शन सजेस्टेड दैट कि x की वैल्यू वही आ जाएगी अगर आप a साइन, आपने अभी तक ओमेगा टी प्लस फाई रखा था, इसमें अगर आप 2 पाई जोड़ दोगे तो इसकी वही वैल्यू हो जाएगी जो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की थी। तो जो शुरुआती वैल्यू थी यानी कि फंक्शन जिसका तस आ जाएगा, अगर आप उसमें 2 पाई जोड़ दोगे तो साइन, अगर ये पूरा टर्म जो है इसको थीटा मान लें तो साइन 2 पाई, जो हमने लिखा है कि साइन थीटा प्लस 2 पाई इज साइन थीटा, तो यानी कि वही होगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो आप ऐसे लिख सकते हो कि x बराबर a साइन, आप ऐसा करें कि ओमेगा टी और 2 पाई को एक साथ रख लें, ओमेगा टी और 2 पाई को एक साथ रख लें और यहाँ कर दें फाई को। तो आप लिख सकते हो x बराबर a साइन, अब देखो यहाँ पर ओमेगा बाहर ले लो, आप हो जाएगा t प्लस 2 पाई बाई ओमेगा प्लस फाई इज इक्वल टू वही हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब जरा यहाँ पर इसका मतलब जरा समझो। देखो भाई, आपको डायमेंशनल एनालिसिस से ये मालूम होना चाहिए कि सेम डायमेंशन की चीज़ें जुड़ती हैं। तो इस पूरे केस में यहाँ t है और यहाँ 2 पाई बाई ओमेगा है, तो 2 पाई बाई ओमेगा की डायमेंशन भी t की ही होगी क्योंकि सेम डायमेंशन की चीजें हैं। लेकिन ये कौन सा टाइम दिखा रहा है, ये जो 2 पाई बाई ओमेगा है ये क्या दिखा रहा है, ये वो टाइम दिखा रहा है जिसके बाद आपका जो फंक्शन है वो फिर से वही चीज पे आ जाएगा जहां वो पहले था, यानी कि एक पीरियड को दिखा रहा है। मैंने क्या बताया था, कोई चीज ऐसे वेरी की और घूम के फिर आ गई, तो ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है इन दोनों के बीच का समय अंतराल है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये फॉर्मूला भी दिखा रहा है कि अगर आप अपने फॉर्मूले में 2 पाई बाई ओमेगा जोड़ दोगे तो आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के बराबर ही हो जाएगा। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, इसे कहते, ये कौन सा टाइम, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पर सो हेयर 2 पाई बाई ओमेगा रिप्रेजेंटेड द 2 पाई बाई ओमेगा रिप्रेजेंटेड द टाइम पीरियड, represented the time period of oscillation, time period of oscillation। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहेंगे तो आप क्या लिखोगे, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा जो होता है उसको लिखा जाता है 2 पाई f, तो हम लिख सकते हैं कि t बराबर 2 पाई बाई 2 पाई f। तो यहां से फॉर्मूला हो जाएगा t इज 1/f, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी के।
आपका जो टाइम पीरियड होता है वो 1/1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव रिकवर्ड यहाँ से। एक चीज आपने और पढ़ी थी, मैंने जो ब्लैक बोर्ड वाली पढ़ाई आपको पढ़ाई थी, उसमें लिखा था कि एज बाय थ्योरी वी नो ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट के बाई एम। तो यहाँ से आपके पास लिखा जा सकता है कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो, अगर ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 2π/t। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2π/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2π/t इज इक्वल टू अंडर रूट k/m, और यहाँ से t बराबर हो जाएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2π√m/k। ये फॉर्मूला सिर्फ रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इसको अभी थोड़ा और ध्यान से समझने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर कई सारे फैक्टर हैं जिसको कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेट मी जस्ट यूज अ पेन। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऑसिलेशंस होते हैं, तो असल में उसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं। ऑसिलेशन इज क्यों होता है? ड्यू टू इंटरप्ले, एक तरह का आत्म संघर्ष, मतलब आंतरिक संघर्ष चलता रहता है। इंटरप्ले बिटवीन रीस्टोरिंग फैक्टर, जो रीस्टोर करने वाले हैं, इंटरप्ले बिटवीन रीस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आता है? स्प्रिंग के व्यवहार से आता है। तो यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाले टर्म में कौन है? के। रीस्टोरिंग फैक्टर कहना चाहिए, रीस्टोरिंग फैक्टर कह लो। तो रीस्टोरिंग फैक्टर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्प्रिंग का कांस्टेंट के। और इनर्शिया कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। इसका मतलब है कि आपका जो टाइम पीरियड है, वो किसके बराबर है? 2π। रेशियो किसका है? रेशियो है मास का, और रेशियो है रीस्टोरिंग फैक्टर का। तो टाइम पीरियड इज बेसिकली 2π/टाइम, 2π साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज रेशियो ऑफ द मास एंड रीस्टोरिंग फैक्टर। ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि कई ऐसे एग्जाम्पल, कई ऐसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कई ऐसी जगहों पर सिचुएशन आ सकती है बच्चों आपके सामने, जहां आपको सीधे तौर पर के और एम की वैल्यू नहीं दिख रही है, लेकिन के मतलब रीस्टोरिंग फैक्टर जैसा उस प्रॉब्लम में कुछ दिख रहा होगा, और इनर्शिया में जो मास होता है उसका कुछ फैक्टर दिख रहा होगा। तो आपको बेसिकली उस न्यूमेरिकल में करना क्या होगा? रीस्टोरिंग फैक्टर निकालना होगा जो डाटा दिया गया है, मास निकालना होगा जो डाटा दिया गया है, और इस रेशियो को यहाँ पर रख देना, आपका टाइम पीरियड निकल आएगा। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। एडवांस जेई के एडवांस लेवल क्वेश्चन आप उससे बनाते हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चन वहां से बनता है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है मास अपॉन रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट, या आप यहाँ पे लिख सकते हो मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट टर्म, है ना। इनर्शिया का टर्म तो स्प्रिंग कांस्टेंट का होता है। मैंने एक चीज और आपको बताई थी, यूनिट ऑफ के क्या बताया था? वो था फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, है ना। फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट की यूनिट थी आपकी के की यूनिट। तो इसका मतलब है कि T बराबर क्या हो जाएगा? 2π फैक्टर ऑफ मास डिवाइड बाय फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, या आप लिख सकते हो 2π/टाइम मास अपॉन फोर्स। मतलब क्या होता है? मास अपॉन एक्सेलरेशन, और पलट जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास कट गया, तो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2π/टाइम अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। अब देखो ये भी चीज आ गई यहाँ पर। तो टाइम पीरियड में आपके पास क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो अगर फॉर्मूले की बात करें
तो ये फॉर्मूला है कि टाइम पीरियड इज जस्ट नथिंग बट 2 पाई/m/k। वैसे आप इसे लिख सकते हो 2 पाई/टाइम, ऊपर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे हो जाएगा एक्सेलरेशन। और ये एक चीज मैंने आपको बताई है ऊपर, जहां पर कहां पर यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया है कि एक्स डिस्प्लेसमेंट है, उसका फेज देखो साइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेलरेशन का भी फेज जो है वो साइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपने टाइम पीरियड के अंदर दो ऐसे फैक्टर देख लिए हैं, एक डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर, एक एक्सेलरेशन का फैक्टर, जिन दोनों के फेज का बिहेवियर एक जैसा होता है। और ये यहाँ पर टाइम पीरियड की वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक वैल्यू है। थोड़ी इनसाइट की बात करें, अगेन थोड़ी सी इनसाइट की बात करते हैं भाई हम, कि क्या है भाई जो आपने कहा है, इससे क्या कुछ हमें समझ में आ रहा है। हमने क्या पढ़ा कि t बराबर 2 पाई/m/k। ठीक है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हमको इस तरह से डीपली उतर करके देखना होता है। दिस इज द एसेंस ऑफ फिजिक्स। तो टाइम पीरियड जो है वो √m/k के है। इसका मतलब क्या है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू √m और टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k। अंडर रूट से आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हो नॉट वेरी स्ट्रांगली। जैसे मान लो m की वैल्यू 1 है तो t जो है प्रोपोर्शनल है √1 के। तो जब m की वैल्यू 100 हो जाएगी तब t प्रोपोर्शनल होगा √100, यानी कि t प्रोपोर्शनल होगा 10 के। यहाँ t प्रोपोर्शनल है 1 के, यहाँ t प्रोपोर्शनल है 10 के। तो t की प्रोपोर्शनलिटी धीरे धीरे डिपेंड कर रही है। तो m की वैल्यू जो बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उस t का कुछ असर पड़ता है। आप देखो, मास की वैल्यू 1 से 100 किलो हो गई तब जाके टाइम पीरियड 1 सेकेंड से 10 सेकेंड हुआ। यानी मास के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता है। क्यों ऐसा होता है, याद करो, समझो क्यों ऐसा होता है। क्योंकि मास किसके साथ जुड़ा है, मास जुड़ा है इनर्शिया की प्रॉपर्टी के साथ। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो ये कहती है कि वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो अगर आपने एक भारी ऑब्जेक्ट ले रखा है तो भारी ऑब्जेक्ट को वो चूंकि विरोध कर रहा है ना, तो वो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा। भाई जब भी उसको कोई, जैसे पेंडुलम में क्या होता है, एक बार पेंडुलम धक्का देता है, फिर पहुंचाता है, फिर खींचता है, फिर पुश करता है, फिर खींचता है। तो जब बार बार पुश करता है, खींचता है, तो जो पेंडुलम का मास है वो इस पुश करने का विरोध करेगा। जब पुश करना शुरू कर दोगे तो फिर रुक जाएगा, फिर उसको खींच दबाने का, पुल करने का विरोध करेगा। तो चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा पुश एंड पुल चलता रहता है, इसीलिए इनर्शिया जो है उसमें अपना कहता बस बहुत हो गया। तो वो हैवियर मास होगा, तो इनर्शिया की वजह से उसको बार बार जो आप पुश पुल कर रहे हो, इसकी वजह से उसकी एनर्जी कंजम्पशन होगा और टाइम पीरियड कम होगा। यानी ऑसिलेशंस जो होंगे वो धीरे धीरे होंगे, इसीलिए टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब है एक ऑसिलेशन करने में ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से जा करके फिर इधर जा करके फिर से वापस आने में ज़्यादा समय लेगा। ये है टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब। अच्छा, दूसरा है के की वैल्यू। के की वैल्यू यानी स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट अगर लार्ज है तो टाइम पीरियड कम होगा। यानी अगर मोटी स्प्रिंग है तो मोटी स्प्रिंग है तो जल्दी जल्दी भन करके वाइब्रेट करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकती है, स्टिफनेस ज़्यादा है ना। तो जब स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड कम होगा, यानी कि जल्दी जल्दी ऑसिलेशंस होंगे। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो ऑसिलेशन भी आराम आराम से धीरे धीरे ज़्यादा ज़्यादा लगा के होंगे। क्योंकि के अगर लार्ज है तो जो मूवमेंट होगा वो क्विक होगा, अगर के स्मॉल है तो मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे होगा और इस वजह से टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो ये एक तरह का यहाँ पर हम लोगों ने एनालिसिस देख लिया है इसके बारे में। ठीक है, अब जल्दी से जो मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट का और एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का। लेट मी जस्ट ड्रॉ द थिंग्स। देखिए यहाँ पर कहीं पर स्केल है, कहीं पर कोई स्केल नहीं। ओके, कुछ और है, ये कुछ और है, टूल्स कुछ और है। ओके चलो इसी को करते हैं। हाँ देखो,
यहाँ पर मान लीजिए हमने एक एक्सिस ऐसे बनाई, ये है हमारे पास, दिस इज द टाइम एक्सिस। ओके, एक और एक्सिस बनाई, दिस इज द टाइम एक्सिस, और एक एक्सिस और बनाई, दिस इज द टाइम एक्सिस। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये वेलोसिटी है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। और ये है एक्सेलरेशन, ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। शुरुआत में मानते हैं कि फाई जीरो है, ठीक है। आप फाई को जीरो मान लो और ओमेगा को मान लो 2 पाई/t। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बराबर a साइन 2 पाई/t टाइम t, वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा a कॉस 2 पाई/t इंटू स्मॉल t, और एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन 2 पाई/t टाइम स्मॉल t। ठीक है, ये सारे हो गए। अब जरा देखो इस फॉर्मूले में आपने t को जीरो रखा, पहला इसी यहीं से एनालिसिस करते हैं। आपने t को जीरो रखा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये तो जैसे ही शुरुआती बिंदु पे t जीरो रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, a साइन जीरो, और आपको मालूम है साइन जीरो जीरो होता है। v में क्या होगा, जैसे ही आप रखोगे ओमेगा a कॉस जीरो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा a, और एक्सेलरेशन भी ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन जीरो, यानी कि सब कुछ हो जाएगा जीरो। तो कहने का मतलब है आपका एक्सेलरेशन पोजीशन का ग्राफ t बराबर जीरो शुरू होगा, जीरो से वो आगे बढ़ेगा इस तरह से, और फिर आगे बढ़ करके यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, तो ये जीरो है और ये t पर खत्म होगा, टाइम पीरियड पर। लेकिन वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो जब t जीरो होगा तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी ओमेगा a रहेगी, ये जो वैल्यू है ये ओमेगा a रहेगी। तो फिर ये ग्राफ ऐसे रन करेगा, इस तरह से करके अपना एक साइकिल यहाँ पूरा करेगा। आप देखो ये साइकिल यहाँ पूरा कर रहा है, ये एक हाफ 1/4 पार्ट, ये हाफ पार्ट, ये 1/4 पार्ट, तो यहाँ पर इसका साइकिल पूरा हो रहा है। एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो शुरू होगा और एक्सेलरेशन भी इस तरह से अपना साइकिल पूरा करेगा। ये फर्स्ट हाफ पार्ट, सेकंड हाफ पार्ट, यहाँ भी फर्स्ट हाफ पार्ट, सेकंड हाफ पार्ट। आप जरा देखो कंपैरिजन कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था तो वेलोसिटी आपकी जीरो थी। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा के साथ है, कि मतलब जब एक्सेलरेशन था तो माइनस ओमेगा स्क्वायर था, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर का मतलब है कि ये उल्टा हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी गड़बड़ी यहाँ पर कर दी है, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। देखो, तो जिस समय जीरो था तो वो जीरो होगा, लेकिन उसके बाद जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, मतलब ये ऐसे शुरू होगा, ऐसे होगा। पहले इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आएगा, और जब साइन की वैल्यू -1 होगी तो आपका प्लस ओमेगा स्क्वायर ए आएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ ए पॉजिटिव था तो पहले इसने ए पॉजिटिव वाले साइकिल किया, और फिर जब साइन की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये माइनस ए आएगा। तो आप जरा देखो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था वेलोसिटी जीरो थी, और एक्सेलरेशन जो है वो ऐसा लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की मिरर इमेज है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन मिनिमम होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है। ये क्या है, ये क्या बता रहा है, इससे फायदा क्या है, इससे हम समझ क्या पा रहे हैं? तो जरा समझिएगा इससे हम क्या समझ पा रहे हैं। देखो, मैं आपको उस ऑब्जर्वेशन की तरफ ले जाता हूं जिससे हम लोग शुरुआत की थी। हमारा मेन पोजीशन है, पेंडुलम है यहाँ पर मास m का, वो जब इधर जाता है इस जगह पर तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जा करके रुक जाता है। जब रुकता है तो यहाँ वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन वो जो रुक रहा होता है वो कितनी दूर होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, वो यहाँ पर है। और उसके बाद जब वो यहाँ से चलना शुरू करता है
तो हमने पढ़ा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। क्योंकि पॉइंट 1 से लेकर के 2.2 पर डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है तो फोर्स भी सबसे ज़्यादा होगा, और फोर्स कुछ नहीं होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए जब डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। और एक्सेलरेशन में निगेटिव साइन, इस डायरेक्शन का ये निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जब बढ़ रहा था तो उस समय एक्सेलरेशन कम हो रहा था, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमाइज हो गया उस समय एक्सेलरेशन मैक्सिमाइज हो गया। और अब देखो उसके बाद जब ये बॉडी यहाँ पहुँचेगी पॉइंट 1 पे, वापस से ये चलते चलते जब पॉइंट 1 पे आएगी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर x 0 हो जाएगा। लेकिन जब x 0 हो जाएगा इस जगह पर तो आप देखो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इस तरफ जाने की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को ऑब्जेक्ट जो होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी से कवर करेगा, यानी कि जूम करके निकल जाएगा और इसीलिए ओवरशूट करके वो यहाँ जाके रुकेगा और फिर वो यहाँ से फिर जाएगा, इसको ओवरशूट करके यहाँ जाके रुकेगा और इस तरह से ऑसिलेशंस आपके होते रहेंगे। तो हमेशा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन उसके उल्टे हो गए, फिर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन उसके उल्टे होंगे। तो एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के उल्टा होगा, वो यहाँ दिख भी रहा है। डिस्प्लेसमेंट का फेज ये देखो और एक्सेलरेशन का फेज ये देखो, अपोजिट है। और ये दूसरा बीच वाला कर्व क्या दिखा रहा है कि जब आप किनारों पर जाके रुक जाओगे, जब आपका x की वैल्यू a पहुंचेगी तो वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। तो आपको दिख रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट a पहुंचा इस पॉइंट पर तो हमारी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर 0 हो गई। सो इस प्रकार से जितना कुछ भी एनालिसिस प्यारो हम लोगों ने की है इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे डिस्कशन में जितना भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस किया है वो सब कुछ हम इस मैथमेटिक्स के थ्रू आपको समझा पा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल हार्मोनिक मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।